इस वक्त दुनिया के तमाम देशों के जो लीडर हैं, नेता हैं, तेहरान पहुंचे हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी, उनकी मौत के 4 महीने बाद उन्हें दफनाया जाएगा। तो उनके जनाजे की जो रस्म है और दुनिया भर के जो नेता वहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने, उसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक पूरे ईरान में अलग अलग शहरों में जो आयतुल्लाह अली खामनी हैं उनको लोग अपनी श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान में उनकी लाश को इराक भी ले जाया जाएगा, उसकी भी कहानी है। तो पूरी दुनिया की नज़र और उम्मीद है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग आखिरी सफ़र में शामिल होंगे। ये पूरी कहानी आपको सुनाऊं उससे पहले 4 महीने से आयतुल्लाह अली खामनी को क्यों नहीं दफनाया गया, उनके जनाजा उनका क्यों नहीं निकला, और बीच में फिर ऐसा हो सकता था कि शायद और डिले हो जाता। इस दौरान इतनी मुद्दत तक उनकी लाश कहाँ रखी गई। तो ये सारी कहानी आपके सामने है। लेकिन शायद तेहरान में जो इस वक्त पूरी दुनिया के नेता मौजूद हैं और जो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है, ये सब कुछ और भी आगे टल सकता था अगर इजराइल और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद अपने मकसद में कामयाब हो जाते। 28 फरवरी को आपको याद होगा ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग की शुरुआत हुई थी, और पहले ही दिन 28 फरवरी की सुबह इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी और उनके ईरान के टॉप लीडरशिप में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उसके बाद अप्रैल आते आते अब समझौते की बात शुरू हो गई थी ईरान और अमेरिका के बीच में। आपको याद होगा पाकिस्तान में इस्लामाबाद एक तरह से मीडिएटर का काम कर रहा था। पाकिस्तान इन दोनों के बीच कड़ी बना हुआ था। अप्रैल के महीने में अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंचते हैं बात करने के लिए ईरान से समझौते को लेकर, जो समझौता अभी 15 जून को आखिरकार फाइनली हो गया है। लेकिन ये अप्रैल में शुरुआत हुई थी। तो अप्रैल में जेडी वेंस अपनी टीम के साथ, अपने डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद पहुंचे ईरान के डेलीगेशन से बात करने के लिए समझौते की शर्तों को लेकर। ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन गया इस्लामाबाद, उसमें कुल 70 लोग थे और इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे ईरान के 2 टॉप लीडर। उनमें से एक थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और दूसरे थे ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गलबीफ। तो गलबीफ और अराक्ची ये दोनों ईरान की तरफ से अमेरिका से बात करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन जब उनको इस्लामाबाद जाना था उससे पहले अमेरिका को एक इनपुट मिला, खबर मिली। खबर ये कि इजराइल ईरानी डेलीगेशन को अपना निशाना बना सकता है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान के उन नेताओं को मारना चाहती थी जो अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल हो, ताकि ये बातचीत नाकाम हो जाए, समझौता ना हो। क्यों ऐसा चाहती थी इजराइल, जबकि अमेरिका की पिट्ठू है इजराइल? तो वजह ये थी कि जब जंग शुरू हुई तो अमेरिका के निशाने पर ईरान के मिसाइल और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, जबकि इजराइल के निशाने पर ईरान की टॉप लीडरशिप, ईरानी रिवोल्यूशनरी जो गार्ड है उसके लीडर, ये लोग थे। वो चुन चुन कर ईरान की लीडरशिप को अपना निशाना बनाकर मारना चाहता था। और यही वजह है कि 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई तो जो पहला हमला हुआ था वो उस जगह हुआ जहाँ खामनी मौजूद थे, अपनी फैमिली के साथ और टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग करने जा रहे थे। तो दोनों में फ़र्क था। जंग दोनों लड़ रहे थे, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से, लेकिन अमेरिका ने अपना निशाना बना रखा था उसके न्यूक्लियर साइट्स, उसके मिसाइल और ईरानी नेवी को, क्योंकि वो हॉर्मुज़ वाला भी मामला था। लेकिन इजराइल उधर निशाना बना रहा था ईरानी लीडरशिप को। अब इसके बाद अमेरिका के ऊपर दबाव था, समझौता करना चाहता था, ईरान से बातचीत शुरू हुई। अब बातचीत किसी और देश में होगी तो उसमें मीडिएटर की भूमिका में पाकिस्तान था, कतर थे और भी यूएई के कुछ कंट्री थे गल्फ़ के। लेकिन इजराइल नहीं चाहता था कि ये बातचीत हो और समझौता हो। उसकी वजह ये थी क्योंकि इजराइल को मालूम था कि अगर समझौता होगा तो फिर जंग में जो बर्बादी हुई, अमेरिका ईरान से सैंक्शन हटा देगा, उसके बैंक अकाउंट जो हैं फ्रीज जो हैं उसको खोल देगा, ईरान को फाइनेंशियली मदद करेगा, तो ईरान तो फिर से खड़ा हो जाएगा। उसके लिए दिक्कत है, उसके लिए तकलीफ है। तो इजराइल नहीं चाहता था कि ये समझौता हो, जंग खींचे, लंबी खींचे और वो मार काट मचाता रहे। लेकिन अमेरिका समझौते के लिए मजबूर था क्योंकि वो जंग लंबी खींचना नहीं चाहता था, खर्चा काफ़ी हो रहा था। एक तरफ वो इजराइल का भी खर्चा उठा रहा था जंगी सामान देकर। तो इसी बीच में इधर समझौते की शुरुआत हुई। इस्लामाबाद में जेडी वेंस पहुंचे
और इधर ईरान से ईरानी डेलीगेशन, जिनमें लोग उनके स्पीकर और उनके फॉरेन मिनिस्टर, 70 लोगों की टीम थी। ये जब इस्लामाबाद पहुंचे उससे कुछ दिन पहले अमेरिका को इनपुट मिला कि इजराइल इस डेलीगेशन को निशाना बना सकता है और जिस प्लेन में ये सफ़र कर रहे हैं उस प्लेन को हिट कर सकता है। अभी अमेरिका के पास खबर है, अमेरिका की करीबी दोस्ती ज़्यादा इजराइल से है, ईरान से तो जंग लड़ा था, लेकिन अमेरिका को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और बात बहुत बिगड़ जाएगी, फिर पता नहीं कब तक गल्फ में और ईरान के साथ जंग लंबी खिंचती जाएगी, लड़ते जाएंगे। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जो लोग बीच में भूमिका निभा रहे थे मीडिएटर की, जैसे कतर, पाकिस्तान और ईरान के एक और 2 दोस्त मुल्कों को धीरे से ये खबर दे दी कि आपकी जो डेलीगेशन की टीम है उसको मोसाद निशाना बना सकता है, उस प्लेन को उड़ा सकता है। तो उन्होंने एक तरह से वार्न किया ईरान को कि आप अपनी सेफ्टी देखिए। जैसी ये खबर मिली तो अब अप्रैल में ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान को भी खबर मिली अमेरिका से। तो हुआ ये कि जैसे ही ईरानी एयर स्पेस से, ईरान के आसमान से उनके फॉरेन मिनिस्टर और उनके स्पीकर और 70 लोगों का डेलीगेशन उड़ेगा और ईरानी एयर स्पेस की सरहद जैसे ही ख़त्म होगी, वहाँ से पाकिस्तान के फाइटर जेट इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि इजराइल उस प्लेन पर कोई हमला ना कर सके। और यही हुआ। जब ये उड़े तो ईरानी जो फाइटर जेट थे वो ईरानी डेलीगेशन के प्लेन को चारों तरफ से कवर कर इस्लामाबाद तक उतार कर सुरक्षित ले आए। इसके बाद जेडी वैंस से बातचीत हुई, हालांकि शुरुआती दौर की बातचीत थी, बहुत कामयाब तो हुई नहीं, लेकिन अब वापसी का खतरा था कि अब वापसी में फिर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि खबर अमेरिका ने दी थी कि इजराइल निशाना बनाएगा। अब वापसी में भी प्लेन उड़ा ईरानी डेलीगेशन का, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके स्पीकर बैठे हुए हैं, उसके बाद वहाँ से उड़े इस्लामाबाद से। पाकिस्तानी फाइटर जेट ने फिर से इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद अब पाकिस्तानी फाइटर जेट का ये था कि वो ईरान की सरहद से पहले ही, यानी ईरानी एयर स्पेस से पहले उसको मुड़ जाना था। एक बार प्लेन ईरान की सरहद में दाखिल हो गया तो फिर कोई फाइटर जेट का मतलब भी नहीं बनता है। तो पाकिस्तान ने यही किया, उनके फाइटर जेट जैसे ईरान की वायु सीमा में, एयर स्पेस में ईरानी डेलीगेशन का प्लेन इंटर करता है, उनके फाइटर जेट वापस मुड़ते हैं और अपने वापस बेस पर पहुंच जाते हैं। इधर मोसाद ने दूसरा प्लान बना रखा था। उसने पहले से ही ईरानी एयर स्पेस में घुसपैठ कर रखी थी। उसे पता था कि पाकिस्तान के फाइटर जेट यहाँ तक आएंगे, लेकिन ईरान के एयर स्पेस में दाखिल नहीं होंगे और ईरान का एयर स्पेस उन्हें खाली मिलेगा। तो जैसे ही उस खाली जगह पे होंगे उस प्लेन को मार गिराएंगे जिसमें एक डेलीगेशन बैठा हुआ जो अमेरिका से बातचीत कर रहा है, और ये मेन टॉप लीडरशिप थी ईरान की, क्योंकि जंग में ज़्यादातर मारे गए थे। तो अब फाइटर जेट पाकिस्तान का लौट चुका है, डेलीगेशन को प्लेन जो है वो अब ईरानी एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है। अचानक ईरान की एयरफोर्स को भनक लग जाती है रडार पर कि दुश्मन का जहाज़ है जो शायद हमला कर सकता है। जैसी खबर मिली, प्लेन में 70 लोग सवार थे, तेहरान की बजाय इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हुक्म हुआ और ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर के सबसे करीब जो ईरान का शहर है मशहद, वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कर लेता है। मशहद वही जगह है जहाँ आयतुल्लाह अली खामनेई का अपना घर है और जहाँ 9 जुलाई को उन्हें दफनाया जाएगा। उसी मशहद में इस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके बाद सारे डेलीगेशन में शामिल लोग उतरे, फिर उन्हें ज़बरदस्त सुरक्षा घेरे में वहाँ से बाई रोड 8 घंटे का सफ़र तय कर ईरान पहुँचाया गया, तेहरान, ईरान की राजधानी। अगर ये इमरजेंसी लैंडिंग न होती तो शायद उस दिन प्लेन को इजराइल और मोसाद हिट कर चुका होता और ये बातचीत डीरेल हो जाती। ना अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता और ना अब 4 महीने बाद जो आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा निकलना है, जो उनको दफनाना है, शायद ये सारी रस्में भी अभी नहीं होती, क्योंकि हालात अब बिगड़ चुके होते। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर मदद की और उसकी वजह ये थी कि अमेरिका को पता था कि अगर ईरान के ये 2 टॉप लीडर, यानी कि वहाँ के स्पीकर लोकसभा के मोहम्मद गलवीफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, इनको कुछ हुआ तो फिर कोई बात करने वाला वैसा लीडर भी नहीं है वहाँ पर, और फिर अफरा तफरी होगी। और ईरान के अंदर अगर अफरा तफरी हुई तो सबसे नुकसान अमेरिका को होगा, क्योंकि ईरान फिर गल्फ को नहीं छोड़ेगा, जो उसने इस जंग के दौरान दिखाया, जहाँ जहाँ अमेरिकी बेस हैं और जो अमेरिका के दोस्त देश। तो इस तरीके से अमेरिका ने यह खबर देकर एक बड़े खतरे को टाल दिया।
अब उसके बाद 15 जून को आखिरकार ये समझौता तय होता है फ्रांस में। फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में बात होती है, ईरानी डेलीगेशन और यही लोग थे। फिर जब बातचीत फाइनल हुई तब स्विट्ज़रलैंड में भी जो बातचीत हुई उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची थे और स्पीकर जो थे गलबीब साहब थे। तीन लोगों के बीच बातचीत फाइनल होने के बाद 15 जून को समझौता हुआ, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया और जिस पर ईरान के प्रेसिडेंट ने साइन किया। और इस समझौते के बाद ही पहली बार 4 महीने से आयतुल्लाह अली खामनी यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद से उनकी लाश जो रखी हुई थी, अब ये तय हुआ कि समझौता हो गया तो अब कोई जंग तो अभी होगी नहीं, कोई बम तो गिरेगा नहीं। तो फिर उनकी आखिरी रस्म की तैयारी शुरू की गई। इससे पहले 1989 में जब आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हुई थी तब पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया था। इसके बाद जनरल सुलेमान कासमी की जब बमबारी में मौत हुई तब भी ईरान और तेहरान में लोग सड़कों पर उतर आए थे। खुमैनी के आखिरी सफ़र में आयतुल्लाह अली खुमैनी के करोड़ों लोग शामिल थे और उस वक्त भीड़ में कुछ भगदड़ बजी जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। यही अंदाज़ा इस बार भी था कि कम से कम 2 करोड़ से कम लोग नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा ही लोग खामनी के आखिरी सफ़र में शामिल होंगे और इसीलिए 4 महीने तक इस रस्म को रोक कर रखा गया, क्योंकि ईरान के लोग जज्बात और दिल से जुड़े हुए अपने सुप्रीम लीडर से। तो अब एक मुश्किल ये भी थी कि उनकी लाश को इतने वक्त तक कहाँ रखें, और ये मुश्किल थी एक वजह से। इस्लाम में किसी बॉडी को, डेड बॉडी को, लाश को, वो जो एम्बामिंग करते हैं, लेप लगाकर, कोई भी केमिकल लेप लगाकर ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित या महफूज रखना गलत माना जाता है। कहा यह जाता है कि अगर किसी की मौत हुई तो आप 24 घंटे के अंदर अंदर उसे दफना दें, अगर कोई मजबूरी ना हो तो। लेकिन केमिकल और ये सारी चीज़ें लगाकर आप बॉडी को रखना गलत माना जाता है। तो फिर 4 महीने तक बिना एम्बामिंग के कैसे आयतुल्लाह अली खामनी की लाश को संभाल कर रखा गया, आज तक किसी को पता नहीं है कि पिछले 4 महीने से यानी कि 28 फरवरी के बाद से उनकी लाश कहाँ रखी थी। और उसकी एक वजह थी, ख़तरा ये था कि अगर वो पता चल जाए तो फिर शायद वहाँ पे भी बमबारी हो जाए। दूसरी बात ये भी थी कि जब 28 फरवरी को इजराइल ने बमबारी की जिस बंकर में जहाँ पर वो थे, तो वो उस तरह का बॉम्ब था जिसने अंदर जाकर भी तबाही मचा दी थी। और उस दिन जो लोग मारे गए थे खामनी के साथ, उनमें से बहुत सारे लोगों की लाश की पहचान भी नहीं हुई थी, बाद में डीएनए टेस्ट कराया गया था। तो एक खबर ये भी थी कि शायद आयतुल्लाह अली खामनी की लाश पूरी तरह से ठीक नहीं थी। फिर भी उसके बाद सहेज कर उसे रखा गया एक किसी गुप्त जगह पर, ईरान की सैन्य या आर्मी जो हॉस्पिटल है उनमें कहीं पर, बिल्कुल, और सिर्फ 2-4 लोगों के अलावा किसी को जानकारी नहीं। अब चूंकि एम्बामिंग यानी लेप लगाकर या केमिकल लगाकर लाश को रखना और वहाँ के धार्मिक गुरु के लिए ये तो और भी गलत था। तो इसीलिए जो अमेरिकन मीडिया है उनके सोर्सेस के हवाले से कहा गया है कि इन 4 महीनों में उनकी लाश कोल्ड स्टोरेज में रखी गई। और ईरान में ऐसे बहुत सारे हैं हॉस्पिटल के अंदर भी जहाँ 4-5 महीने तक आप डीप रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज में बॉडी को सहेज कर सुरक्षित रख सकते हैं। कहाँ रखी गई मालूम नहीं, लेकिन रखा गया कोल्ड स्टोरेज में। जब शांति का माहौल आ गया, समझौता हो गया, जंग रुक गई, तो इसके बाद फिर ये पूरा प्लान बना उनके आखिरी रस्म का, क्योंकि दुनिया भर से लोग आने वाले थे। हमारे भारत से भी हमारे स्टेट फॉरेन मिनिस्टर और बिहार के गवर्नर, ये 2 लोग हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं तेहरान में, वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो उसी तरह से दुनिया के और भी तमाम देश के लोग हैं, लेकिन एहतियात भी बढ़ती जा रही है। हज़ारों वहाँ के ईरान के आर्मी के लोग, 1.5 लाख से ज़्यादा ईरानी पुलिस, खुफिया विभाग, इन सारे लोगों को तैनात किया गया है 9 जुलाई तक। 3 तारीख से ये शुरू हुआ है आखिरी रस्म का पूरा सिलसिला, और 9 जुलाई को मशहद में, जो खामनी जहाँ पैदा हुए, वहीं उनके अपने घर में यानी कि उस शहर में उन्हें दफनाया जाएगा। 3 जुलाई को जो पहली बार तेहरान में जो सबसे बड़ी वहाँ मस्जिद है वहाँ पर रखा गया लोगों के लिए कि लोग आए और वहाँ पर उनको अपनी खराज अकीदत या जो भी पेश कर सकें उनके लिए। 3 जुलाई को वीवीआईपी बहुत सारे जो दुनिया भर के आए उनके लिए भी है कि आप आइए और वहाँ अपने अपने देश की तरफ से आप कीजिए। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी।
इसके बाद 6 जुलाई को तेहरान में आखिरी सफ़र की शुरुआत होगी, मतलब वहाँ से उनका जनाजा निकलेगा 6 जुलाई को। 7 जुलाई को फिर वहाँ एक और शहर कुम ले जाया जाएगा, वहाँ पर ये आखिरी सफ़र शुरू होगा। 8 जुलाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनी की लाश ईरान से बाहर निकालकर इराक ले जाना है। इराक, नजफ और करबला में। अब इसकी वजह यह है कि जो नजफ और करबला है, ये बड़ी मान्यता है मुसलमानों के लिए, शिया मुसलमानों के लिए। मक्का मदीना के बाद अगर जो सबसे पाक जगह है वो नजफ और करबला मानी जाती है, इसलिए कि नजफ में हज़रत अली और करबला में हसन और हुसैन, इनके मकबरा हैं, और इसीलिए आयतुल्लाह अली ख़ामनी को वहाँ तक ले जाया जाएगा। इसके लिए इराक की सरकार से भी बात हुई, इराक के नुमाइंदे भी पहुँचे ईरान, दोनों के बीच बात हुई। हालांकि एक वक्त था जब दोनों दुश्मन थे, लेकिन ईरान ने इराक की तारीफ़ की, इराक ने ईरान की तारीफ़ की, और वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद में शिया रहते हैं इराक में, तो वहाँ पर भी इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। इसके बाद फिर 9 जुलाई को अली ख़ामनी की लाश उनके घर यानी मशहद पहुँचेगी, और मशहद में फिर उन्हें वहाँ दफनाया जाएगा। जो आखिरी मतलब 8वें जो शियाओं के इमाम हैं, इमाम रज़ा, उन्हीं के बराबर में उन्हें दफनाया जाएगा। अली ख़ामनी के साथ 28 फरवरी को जब इजराइल ने बम बरसाया था, तब उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी पोती, इनकी भी मौत हुई थी। और इसीलिए जो जनाजा है उनका ख़ामनी का, उसके साथ उनकी पोती की भी एक तस्वीर लगी हुई है। तो उम्मीद यही है कि ये 9 जुलाई तक, चुके 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, ईरान और तेहरान में ऐसा कुछ ना हो जिससे फिर से हालात बिगड़े। और ख़बर ये भी आ रही है कि ईरान ने बाकायदा इजराइल को वार्न किया है कि इस मौके पर, इस वक्त, और चूँकि अब समझौते की बात हो चुकी है, अगर कुछ भी तुमने गड़बड़ किया तो फिर ठीक नहीं होगा। हालांकि इजराइल अभी समझौते से नाखुश है, और वो बस मौके की ताक में है कि मौका मिले और वो फिर से कुछ करे, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि शांति और समझौता रहे। और इस मामले में अमेरिका और इजराइल के बीच भी अनबन चल रही है। 31 जुलाई की बात है, जब हमास के पॉलिटिकल चीफ और गाज़ा के एक्स प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया तेहरान में मौजूद थे, ईरान की राजधानी, और वहाँ एक धमाके में उनकी मौत हो गई। इस मौत के बाद तमाम तरह की बातें मीडिया में आई कि हानिया की मौत कैसे हुई। कहा गया कि नॉर्थ तेहरान के जिस बिल्डिंग के जिस अपार्टमेंट में रुके हुए थे, वहाँ किसी मिसाइल के ज़रिए या फिर ड्रोन के ज़रिए या फिर प्लेन के ज़रिए एयर स्ट्राइक हुआ और उसमें मौत हो गई। और इसके पीछे ईरान ने पहले दिन से ही इल्ज़ाम लगाया कि इजराइल का हाथ है। अब हानिया वो शख्स है जो 27 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पर हमला किया हमास के मिलिट्री विंग ने, तो उसके बाद से लगातार फ़लस्तीन, हमास और इजराइल के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, हमले लगातार हो रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो इसके बीच में एक शांति समझौता करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे इजरायली नागरिक, 100 से ज़्यादा, हमास के पास अब भी बंधक हैं। और इसमें चाहे वो कतर हो या फिर हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया, ये भी इस निगोशिएशन में साथ हैं और बातचीत के ज़रिए इसका हल निकालना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं इस्माइल हानिया की तेहरान में उस वक्त मौत हो जाती है जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति उनके शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान पहुंचते हैं। शपथ समारोह में हिस्सा लेने के बाद वो तेहरान के ही एक इलाके में जो बेहद महफूज, सुरक्षित है, वहाँ जाकर रुकते हैं, और देर रात 2 बजे उसी घर में एक हमला होता है और उसमें धमाके में हानिया की मौत हो जाती है। लेकिन यह हमला हुआ कैसे था? क्या इस हमले के पीछे मिसाइल अटैक था, ड्रोन के ज़रिए किया गया था, प्लेन के ज़रिए किया गया था, क्या था? तो अब इसका खुलासा हुआ है, एक सनसनीखेज खुलासा ये कि कैसे हानिया की मौत की साजिश मोसाद कई बरसों से बुन रहा था। मोसाद यानी कि इजरायली खुफिया एजेंसी, दुनिया की सबसे शातिर, सबसे तेज़ तर्रार खुफिया एजेंसी। तो इस मोसाद ने हानिया की मौत के लिए बरसों कोशिश की और आखिरकार मोसाद इसमें कामयाब रहा। लेकिन यह साजिश बुनी कैसे गई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि जिस घर में हानिया थे और जहां धमाके में मौत हुई, वहां कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ,
किसी मिसाइल से हमला नहीं किया गया, किसी ड्रोन के जरिए हमला नहीं किया गया, बल्कि जिस घर में हानिया रुके थे उस घर के अंदर करीब 6 से 8 हफ्ते पहले ही बॉम्ब रखा गया था, और यह बॉम्ब मोसाद के जरिए रखा गया था। अब ईरान की राजधानी तेहरान की एक सबसे महफूज और सुरक्षित जगह, और वहां पर मोसाद घुसकर बॉम्ब रख के निकल जाए, क्या ये मुमकिन है? तो पूरी कहानी आपके सामने पेश है। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 मई को। याद होगा आपको, 20 मई को ईरान के तब के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाती है, और जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे उसमें उनके विदेश मंत्री भी थे और इसके अलावा 6 और लोग थे, कुल 8 लोग थे। और ईस्ट आज़रबैजान की पहाड़ी पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। उस क्रैश के बाद उंगलियां उठी कि यह हादसा था या फिर साजिश। उंगली इजराइल की तरफ भी उठी, क्योंकि 1 महीने पहले यानी 20 मई को यह हादसा हुआ और अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक किया था। तो क्या ये वो बदला था? इस चॉपर के क्रैश की जांच अभी तक सामने नहीं आई है, और ये भी पता नहीं चला है कि यह मौसम की वजह से हादसा हुआ या इसके पीछे साजिश थी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। 20 मई 2024 जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो गई। अब उनकी मौत के बाद जाहिर है ईरान में एक नए राष्ट्रपति को चुना जाना था, और नए राष्ट्रपति को चुनने की कवायद शुरू हुई। लेकिन ये कहानी उससे पहले ही शुरू हो गई थी। हमास के चीफ इस्माइल हानिया 2017 के बाद से लगातार दोहा की राजधानी कतर में रह रहे, और कतर से ही वो कुछ अपने जो मित्र देश हैं वहाँ आना जाना था। मोसाद की नज़र लगातार हानिया पर थी, और जहाँ जहाँ हानिया के जाने की खबर मिलती वहाँ वहाँ मोसाद अपनी साजिश के जाल बुनता, लेकिन कामयाबी मिल नहीं रही थी। हालांकि एक ठिकाना पक्का था, वो ये था कि कतर यानी कि दोहा की राजधानी में है। लेकिन मोसाद दोहा में हानिया को अपना निशाना नहीं बनाना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि कतर भी वो देश था जो गाज़ा में समझौते के लिए इजराइल के साथ बातचीत कर रहा था, और एक तरह से कतर या दोहा आप कहें वो इजराइल के लिए एक दोस्त मुल्क की तरह था। तो अब हानिया को अगर दोहा में मारा जाता तो इजराइल के वैसे ही मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर देश दुश्मन हैं, तो एक नए देश को जो दोस्त है उसका दोहा, उसको इजराइल अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए उसने तय किया कि वो हानिया की अगर वो मारेगा तो दोहा में नहीं बल्कि किसी और देश में। अब कौन सा ऐसा देश? तो ईरान बेस्ट देश था इसके लिए, क्योंकि ईरान और इजराइल के रिश्ते जगजाहिर हैं, शुरू से ख़राब हैं। ईरान के ऊपर हमास को हमेशा मदद पहुंचाने का भी इल्ज़ाम लगता रहा है। हमास जब भी स्ट्राइक करता, उनकी जो मिलिट्री विंग है उस हमले में भी ईरान जो है उनको सपोर्ट करता रहा है। तो अगर ईरान की सरजमीन पर हानिया यानी कि हमास चीफ की मौत हो जाती है तो ईरान से पहले से दुश्मनी और क्या दुश्मनी बढ़ेगी। तो यही सोचकर मोसाद ने अब अपने ऑपरेशन की शुरुआत की, और इसकी वजह ये थी कि मोसाद को ये जानकारी मिली, चूँकि ईरान दोस्त है तो हमास चीफ अक्सर ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा किया करते थे। कई बार गए, लेकिन हर बार जब वो जाते तो बड़े गुपचुप तरीके से, खुफिया तरीके से, क्योंकि इससे पहले भी हानिया पर कई बार हमला हो चुका था, उन्हें भी पता था मोसाद पीछे है, तो वो अपनी यात्रा को बड़ा गुप्त रखते थे। लेकिन ये खबर आती थी कि वो तेहरान जाते रहते हैं। ईरानी मीडिया, टीवी तक में उनकी तस्वीरें तब नहीं आती थी। तो आखिर में इजराइल ने तय किया कि अगर हानिया को कहीं मारना है तो ईरान ही है, क्योंकि तेहरान वो अक्सर आते जाते रहते हैं। लेकिन तेहरान में कैसे मारा जाए? और सबसे बड़ी बात यह कि तेहरान जब हानिया पहुंचे तो यह खबर कैसे हो कि वो वाकई पहुंच गए हैं, क्योंकि गुपचुप तरीके से उनका दौरा होता है। यहीं से मोसाद ने अपनी प्लानिंग शुरू की। अब इसी प्लानिंग के तहत ये 20 मई वाला हादसा आ जाता है, ईरानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। अब इस मौत के बाद जाहिर सी बात है कि ईरान में एक नए राष्ट्रपति को चुना जाना था। नए राष्ट्रपति चुने गए। अब उनका शपथ समारोह रखा गया, और वो था 31 जुलाई को। इस शपथ समारोह में 80 से ज़्यादा ईरान के जो मित्र देश थे और उनके अधिकारी, उनके रहनुमा, सरबराह, वो लोग शपथ समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे। और मोसाद को मालूम था कि जो हमास चीफ है इस्माइल हानिया, वो भी पक्का तेहरान पहुंचेगा नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में। और इसी की प्लानिंग 2-2.5 महीने पहले शुरू हो गई। जब 20 मई को चॉपर क्रैश किया गया, तभी मोसाद अपने काम में जुट गया। मोसाद या दुनिया की कोई भी खुफिया एजेंसी जब किसी देश में काम करती है तो वहाँ के लोगों के बीच में भी घुसपैठ बनाती है, वहाँ की एजेंसियों में भी, वहाँ के फोर्सेज में भी। अब ईरान में 2 जानी मानी फोर्सेज हैं। एक है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो वहाँ की सबसे इलीट फोर्स मानी जाती है, सबसे मजबूत, और एक है कुद्स फोर्स।
तो ये दोनों फोर्स, मोसाद को ये जानकारी मिल चुकी है कि अक्सर तेहरान में आते हैं हानिया। इसके बाद जब जानकारी जुटानी शुरू हुई तो पता चला कि जब वो तेहरान आते हैं तो एक ख़ास जगह पर ठहरते हैं, और वो जगह है नॉर्थ तेहरान में एक ऐसा इलाका जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की सुरक्षा में रहता है 24 घंटे, मतलब हाई सिक्योरिटी प्लेस। और उस नॉर्थ तेहरान की उस जगह का नाम है, जो उस कंपाउंड का, निशात। निशात का मतलब होता है जॉयफुल, खुशी, खुशगवार। तो ये नॉर्थ तेहरान में एक जगह है, एक बड़ा सा कंपाउंड है, और ये बहुत ही हाई सिक्योर ये पूरा कंपाउंड है। कहते हैं कि तेहरान में इस निशात कंपाउंड जो है उसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड या फिर वहाँ की कुछ फोर्स ख़ास मौक़ों पर करती है, ख़ास मेहमानों के लिए। जैसे कोई सीक्रेट मीटिंग होनी होती है तो इसी कंपाउंड में होती है। कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा थ्रेट है, जैसे हानिया जैसे लोग, तो उन्हें इसी कंपाउंड के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। और फिर मोसाद ने यह पता किया कि हानिया जब भी तेहरान का दौरा करते हैं तो इसी निशात कंपाउंड के अंदर एक ख़ास गेस्ट हाउस के एक ही कमरे में हमेशा रुकते हैं। इस जानकारी को डेवलप किया गया तो पता चला कि वो गेस्ट हाउस कौन सा है और वो कमरा कौन सा है। अब वो सारी जानकारी मिल गई। अब ये हो गया कि जानकारी तो हाथ में है, कौन सा गेस्ट हाउस है, कौन सा कमरा है, लोकेशन क्या है। अब हमला कैसे होगा, और उससे पहले ज़रूरी कि टारगेट वहाँ तक पहुँचाया कैसे जाए। तो इत्तफाक से मौका मिलता है। 20 मई को ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाती है। नए राष्ट्रपति को चुना जाता है और उसके बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह की तारीख रखी जाती है 31 जुलाई। यानी 20 मई को हुआ, 20 जून, 20 जुलाई, 1-2 महीना और 10 दिन। 2 महीना 10 दिन का वक्त काफ़ी था। मोसाद को पक्का यकीन था कि हानिया इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे और वो तेहरान आएंगे, और तेहरान आएंगे तो उसी नॉर्थ तेहरान के निशात कंपाउंड के अपने उसी कमरे में ठहरेंगे जहां वो इससे पहले करीब 6 बार से ज़्यादा रुक चुके थे। अब टारगेट भी पहुंचने वाला है, हमला कैसे होगा, अब इसकी भी प्लानिंग की गई। प्लानिंग ये कि उस कमरे के अंदर एक बॉम्ब को पहले से रखा जाए, एक ऐसा बॉम्ब जो रिमोट से कंट्रोल होगा। अब एक ऐसी जगह जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के मतलब कब्जे में है, जहाँ चप्पे चप्पे पर पहरा है, वहाँ आम लोग को छोड़िए, आम जो बाकी ही फोर्स के लोग हैं या बाकी सरकारी बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी भी एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हाई टारगेट वाले लोग या बेहद सीक्रेट मीटिंग, उसी के लिए उस जगह का इस्तेमाल होता रहा है। तब उस जगह पर सेंध मारकर एक बॉम्ब कैसे रखा जा सकता है बिना किसी के मिलीभगत के, बिना किसी के विश्वासघात किए हुए। लेकिन इस कोशिश में मोसाद लगी रही। इसके बाद 31 जुलाई की तारीख आती है। शाम तक हानिया वहाँ प्रेसिडेंट के साथ मिलते हैं, बाकी नेताओं के साथ मिलते हैं, बेहद खुश। और रात के फिर डिनर के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के लोग नॉर्थ तेहरान के उसी निशात कंपाउंड में ले जाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपने एक बॉडीगार्ड के साथ उस कंपाउंड में जाते हैं और अपने कमरे में, जहाँ वो हमेशा रुकते थे, सोने के लिए पहुँच जाते हैं। अब धीरे धीरे रात बीतती है। सुबह करीब 2 बजे थे। अचानक कंपाउंड से एक धमाके की आवाज़ आती है। जितने भी वहाँ गार्ड थे वो भाग कर जाते हैं जहाँ से धुआं उठ रहा है। जब वो भाग कर गए तो देखा कि धुआं उसी कमरे से उठ रहा है जिस कमरे में हानिया रुके थे। उस कमरे की एक दीवार ढह चुकी थी, कुछ जो खिड़कियाँ थी उसके शीशे टूट चुके थे। इत्तेफाक से इस कंपाउंड में इमरजेंसी के लिए हमेशा मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहा करता था। फ़ौरन मेडिकल स्टाफ को बुलाया गया। वो कमरे में पहुँचे, वहाँ देखे तो हानिया की मौत हो चुकी थी। गार्ड की सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक उसका ट्रीटमेंट शुरू होता उसकी भी मौत हो गई। उस एक कमरे की उस दीवार को छोड़कर बाकी कंपाउंड में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उसी कमरे के बराबर में फ़िलिस्तीन से ही जुड़े हुए इस आंदोलन से 3 और नेता रुके हुए थे, ठीक बराबर वाले कमरे में, लेकिन वहाँ कुछ नुकसान नहीं हुआ। अब जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, फ़ौरन कुद्स गार्ड और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के सीनियर अफसरों को खबर दी गई उस कंपाउंड से। उनके चीफ वहाँ भागे भागे पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी आंखों से देखा, और जब उन्हें यकीन हो गया कि यह हानिया की ही लाश है, तो फिर फ़ौरन जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं, कमांडर इन चीफ, वो पहुँचते हैं ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खुमैनी के पास। देर रात उन्हें उठाया जाता है और बताया जाता है कि ऐसे ऐसे एक धमाके में हमास चीफ हानिया की मौत हो गई, और साथ ही उनके बॉडीगार्ड की। उसके बाद आयतुल्लाह खुमैनी अपने घर पे एक मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं कि हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला ज़रूरी है।
अब यहाँ तक बात आ गई। अगले दिन अब तेहरान के और ईरान के तमाम मीडिया में खबर आती है। खबर ये कि हानिया की मौत एक एयर स्ट्राइक में हुई, किसी मिसाइल अटैक के जरिए मिसाइल से हमला किया गया और शायद ड्रोन और बाकी चीज़ों से, यही चला। लेकिन जब शुरुआती तफ्तीश हुई और जांच हुई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स के जरिए, तो उन्होंने पाया कि उस जिस कमरे के अंदर हानिया रुके हुए थे, उस कमरे में कहीं से भी बाहर से किसी ऑब्जेक्ट के आने की कोई निशानी नहीं है। जैसे अगर एयर स्ट्राइक होगा, मिसाइल होगा, ड्रोन से हमला होगा तो बाहर से छत, दीवार या कुछ तो होगी, लेकिन वहां जो धमाके के निशान थे वो कमरे के अंदर की तरफ से थे। तो इससे फिर ये थ्योरी खत्म हो गई कि ये एयर स्ट्राइक था। तो जो बाकी चीज़ों की तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये बॉम्ब इसी कमरे के अंदर रखा हुआ था। और जो बॉम्ब था, जब उसकी जांच की गई बाद में फॉरेंसिक टीमों ने की, तो पता चला कि इसको एक रिमोट के जरिए डेटोनेट किया जाना था। मतलब ये रिमोट बम था और उस रिमोट से इसको बॉम्ब को ब्लास्ट करना था। अब सवाल ये था कि तेहरान की सबसे सुरक्षित और महफूज जगह पर एक बॉम्ब को कौन रख सकता है। तो फिर सारी चीज़ें जब हुई तो पता चला कि बॉम्ब अभी का रखा हुआ नहीं है, क्योंकि हाल के वक्त में कई चीज़ें हुई थी उसी कंपाउंड के अंदर। तो फिर अंदाज़ा लगाया गया कि ये बॉम्ब कम से कम 6 से 8 हफ्ते पहले इस कमरे में रखा गया। अब एक बॉम्ब का उस कमरे में रखा जाना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड या फिर कुछ फोर्स, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, इन सब के ऊपर एक बड़ी नाकामी का धब्बा थी। क्योंकि हानिया जैसा टारगेट, हमास चीफ, जब जहाँ पे उसको रखा जाता है उससे पहले बाकायदा उसकी रेकी होती, तलाशी ली जाती, इवन एंटी बॉम्ब स्क्वाड और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले कोई बॉम्ब रखकर चला गया तो ये अपने आप में बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। और अगर मोसाद ने ही ये सब कुछ किया जो अब तक क्लियर है, तो फिर मोसाद के एजेंट वहाँ जाकर बॉम्ब रखकर निकल जाएं, ये लगभग नामुमकिन है। तो फिर ये बॉम्ब वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो शुरुआती जांच में तो यही निकल रहा है कि कोई विश्वासघाती है, यानी अपने लोग, चाहे वो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के हों, कुछ फोर्स के हैं, या फिर उस कंपाउंड के वो लोग जिनके पास अथॉरिटी है। यह बहुत मुमकिन है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड में ही मोसाद के एजेंट हों या कुछ फोर्स में हों और जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की। दूसरा सवाल ये था कि अगर रिमोट से कंट्रोल था तो वो रिमोट का बटन किसने दबाया और कहाँ से दबाया। तो उसमें 2 थ्योरी आ रही है। एक ये कि रिमोट कंपाउंड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, अगर मिली भगत विश्वासघाती है तो उसने वहीं से दबाया, हालांकि उसकी उम्मीद कम है। दूसरी ये आ रही है कि रिमोट जो है सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट किया गया है और इससे पहले मोसाद ऐसा कर चुका है। एक शायद आपको याद हो कि नामचीन साइंटिस्ट इसके ईरान के 2020 में टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फ़खरीज़ादे, इनकी गोली मारकर जब हत्या की गई थी तो उस हत्या के बाद पता चला था कि जो वेपन इस्तेमाल किया गया था वो गोली रिमोट कंट्रोल के जरिए AI रोबोट वेपन से चलाई गई थी। तो आज की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी के साथ इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि ये जो बॉम्ब रखा हुआ था इसको सैटेलाइट के थ्रू उसी तरीके से चलाया गया और ये ब्लास्ट हुआ। लेकिन पूरे ईरान के लिए, ईरान की एजेंसियों के लिए, ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, खासतौर पर रिवोल्यूशनरी गार्ड जिसकी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इज्जत है, एलिट फोर्स है, इन सब के लिए एक बड़ा तमाचा है ये। क्योंकि मोसाद अपनी प्लानिंग के तहत घुसकर और ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दे देता है। ये मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक की थ्योरी इसलिए भी अब नकारी जा रही है क्योंकि किसी भी तरीके से ईरान के एयर स्पेस में घुसकर आप एयर स्ट्राइक करते हैं तो ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पकड़ लेगी, वो रेडार पकड़ लेगी, तो बड़ा जोखिम है। और दूसरा, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप जंग का ऐलान कर रहे हैं, तो इजराइल ये भी नहीं चाहेगा कि दूसरे की सरहद में घुसकर, उसके एयर स्पेस में घुसकर वो स्ट्राइक करे, तो उसमें जोखिम है। तो इसीलिए सबसे आसान तरीका यही था कि जिस जगह पर हानिया है वहाँ पे पहले से ही बॉम्ब लगा दिया जाए। और हानिया की गलती ये थी कि हानिया के ऊपर इससे पहले बहुत बार अटैक हो चुका है और कहते हैं कि वो दिन भर में कई बार तो अपना ठिकाना बदला करते हैं। लेकिन तेहरान में बार बार जाने के बावजूद उस गेस्ट हाउस और उस गेस्ट हाउस का वो खास कमरा, वो ठिकाना न बदलना जानलेवा हो गया। अगर वो गेस्ट हाउस का कमरा बार बार बदल रहे होते तो शायद मोसाद के लिए भी ये मुश्किल होता कि किस कमरे में वो बॉम्ब रखना है। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं और ये शायद ओवर कॉन्फिडेंस ये जान ले गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की भी एक रिपोर्ट आई है और जिसमें उन्होंने कुल 7 मिडिल ईस्ट के टॉप लेवल के ऑफिशियल्स, जिसमें 2 ईरान के ऑफिशियल्स हैं, उनके हवाले से ये रिपोर्ट छापी है कि हानिया की मौत किसी एयर स्ट्राइक से नहीं हुई, बल्कि उस कमरे में
रखे एक बॉम्ब से हुई और उस बॉम्ब को रिमोट से डिटोनेट किया गया और ये बॉम्ब लगभग 2 महीने पहले उस कमरे में ले जाकर रख दिया गया था। तो सोचिए प्लानिंग। तो मोसाद की प्लानिंग देखिए कि पहले पूरी जानकारी हासिल करना कि हानियाँ कतर के बाहर कब कब किन किन देशों में जाते हैं, कहाँ पे वो अक्सर जाया करते हैं। कतर में इसलिए नहीं करना क्योंकि कतर से दुश्मनी नहीं मोल लेनी है और ईरान से पहले से दुश्मनी है, तो वहाँ कुछ हमला भी होता है तो कोई अलग बात होगी नहीं। और फिर कब वो तेहरान पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे, किस कमरे में होंगे और उस कमरे में कब बॉम्ब रखना है और कैसे उसको रिमोट से फिर डिटोनेट करना है। ये प्लानिंग हाल की नहीं थी। जो सोर्सेज उनके हिसाब से ये प्लानिंग जो है हानिया को मारने की कई बरस से चल रही थी और आखिर में जब तेहरान का ये लोकेशन मोसाद को कंफर्म हो गया इस निशात कंपाउंड का, उसके बाद फिर ये हुआ कि उस कंपाउंड तक कैसे पहुंचा जाए और फिर वहाँ पे किस तरीके से किस वेपन से मारा जाए, फिर उसकी प्लानिंग हुई। और अब ईरान में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है कि वो कौन है विश्वासघाती, क्योंकि बिना अंदरूनी शख्स की मिली भगत के इस ऑपरेशन को अंजाम देना नामुमकिन है। तो वो शख्स कौन है, हो सकता है इसका जल्दी खुलासा हो, लेकिन ये खुलासा सामने आ पाएगा भी कि नहीं।